तैमूर इसे और सुल्तान को खाते हुए देखकर हैरान हो रहा था, जबकि वो दोनों आसपास से अनजान बने खाने पर टूटे हुए थे। वैसे इसे देखकर लगता भी आए, मगर आपका ये सब किधर जाता है? आखिर इससे रहा न गया तो इससे पूछ बैठा। ओ भाई, मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और जब पसंद की चीज़ सामने हो तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। और रोगनी नान में सीख कबाब लपेटते हुए इसे चटनी में डुबोकर बोली, और फिर इसका एक बड़ा बाइट लेकर सलाद हाथों से उठाकर मुंह में डालने लगी तो तैमूर थूक निकल कर रह गया। अल्लाह ने बनाई क्या खूब जोड़ी, एक तो था ही अंधा, दूसरा निकला कोड़ी। हम अभी तक इसे ही कोसते थे, इधर आपने भी भरपूर एंट्री मार दी। तैमूर मुस्कुराते हुए बोला तो सुल्तान ने इसे बीच में टोक दिया। खाने दे बेचारी को, और हमारे खाने पर नज़रें लगाने से बेहतर है कि तू ये चिकन बोटी ऑर्डर कर दे। ये ख़त्म हो रही है तो हमारा मोमेंटम टूट जाना है। सुल्तान प्लेट में बच जाने वाली आखिरी 2 बोटियां उठाकर अपनी प्लेट में और एक इसकी प्लेट में डालते हुए बोला तो तैमूर को नाचार पास खड़े वेटर को आवाज़ देनी पड़ी। ओ भाई, इधर आना ज़रा, ये 2 प्लेट चिकन बोटी के लिए आना ज़रा, और जल्दी आना वरना इन दोनों का मोमेंटम टूट जाना है। तैमूर इन दोनों को देखते हुए वेटर को ऑर्डर देने लगा तो इसने सुल्तान की जानिब देखा जो इसे देख रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, दोनों पर हंसी का दौरा पड़ गया और फिर वह हंसते ही चले गए, जबकि तैमूर हौंक सा बना इन दोनों को देखे गया। इसने ठीक कहा है, सब बात खोटी पहले दाल रोटी। तैमूरी ने अफसोस भरे अंदाज में देखते हुए अपने मुहावरात की डिक्शनरी में से एक अदद मुहावरा इन दोनों पर फिट करते हुए बोला तो इन दोनों की हंसी कहकों में बदल गई। इन्हें पागल बना देखकर वो खामोशी से अपनी प्लेट में मौजूद गिनती की 4 बोटियों को खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने से फरागत पाकर वो इन दोनों के साथ पहाड़ों पर मौजूद पीर सुहावा चली आई और वहाँ गाड़ी में बैठकर सब नया साल शुरू होने का इंतज़ार करने लगे, जो अब करीब ही था। तैमूर करीबी खोखे से भाप उड़ाती कॉफ़ी की डिस्पोजेबल कप्स ले आया और सबकी नज़रें सामने फैली रोशनियों पर लगी हुई थी। जैसे ही 12 बजे एक अजीब सा शोर बुलंद हुआ और फिर पूरा दारुल हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म की आतिशबाजी से रोशन हो गया। बहुत ही नाकाबिल यकीन समंज़र था और वो तीनों इस मंजर में खोए हुए थे। अब मेरे ख्याल में तुम्हें घर चले जाना चाहिए, सुल्तान इसे देखते हुए बोला तो वो होले से सर हिला कर रह गई। तैमूर किसी मुसलहत के तहत गाड़ी से बाहर निकल गया था। मैं आज का दिन कभी भुला नहीं पाऊंगी, तुमने इस न्यू ईयर नाइट को बहुत स्पेशल बना दिया है। वो सुल्तान को अकीदत भरी नज़रों से देखते हुए बोली, मेरा भी यही ख्याल है इनाया, अगर आज तुम ना होती तो मेरी ये न्यू ईयर भी यकीनन पहले जैसी बेरौनक और बगैर किसी वजह के गुजरती। ऐसे बाय द वे, यू लुकिंग ऑसम। वो इसे बगौर देखते हुए बोला तो वो फ़ौरन से नज़रें झुका गई। तुमने कह दिया तो अब मुझे भी ये अच्छा लगने लगा है। वो सादगी से बोली तो सुल्तान इसे देख कर रह गया। अब मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। सुल्तान ने तैमूर को इशारा किया तो वो फ़ौरन से गाड़ी में आकर बैठा और इसे इनाया के घर जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। वो मेरा कोट इस जवाद की गाड़ी में ही रह गया है, अब ये मैं तुम्हें बाद में ही वापस कर पाऊंगी। गाड़ी इसके घर के सामने रुकी तो वो सुल्तान को देखते हुए बोली। दोनों इस वक्त गाड़ी से बाहर निकले, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। कोई बात नहीं, एक अच्छी सी कहानी बना लो कि अपने कज़न को डिफ़ाइन कैसे करना है, बाकी जैकेट तो मुझे वापस मिली जानी है। सुल्तान इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला तो वो तशक्कुर भरे अंदाज में इसे देखते हुए पलटी और गेट खोलने लगी। अचानक ही इसकी नज़र ऊपर टेरेस की जानिब उठी, जहां अस्मा बेगम खड़ी हैरत भरे अंदाज में इसकी जानिब देख रही थी। वो खामोशी से गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई और सीधी अपने कमरे में चली आई। ये नॉर्वे का इलाका था और इस पहाड़ी इलाके में बर्फबारी ज़ोरों शोर से जारी थी। आधी रात का वक्त था और पहाड़ों की चोटी पर बनी इस किला नुमा इमारत के एक कमरे में बत्तियाँ रोशन थीं। 8-10 बंदे एक बड़ी सी मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे और कोई अहम इजलास जारी था। ये सब गैर मुल्की थे और किसी अहम नुक्ते पर इनकी बहस ज़ोरों शोर से हो रही थी। वो इंडियन तो कुछ भी ना कर पाए। हमने इन्हें फंडिंग भी की, बारात भी दी और वसीले भी फराहम किए, लेकिन वो कुछ भी ना कर पाए। उल्टा हमारे कई ट्रेंड साथी इस मार्के की नज़र हो गए। एक यहूदी शिस्ता अंग्रेज़ी में बोला तो सारे इसकी जानिब देखने लगे, जबकि सदारती कुर्सी पर मुतमईन सा बैठा फ़र्द बस इसे देख कर रह गया। अगर हमने अपनी कोशिशें तेज़ न की तो वो मारखोर हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। वो यहूदी फिर से बोला तो सदारती कुर्सी पर बैठा बंदा बस मुस्कुरा दिया। ये काम मारखोरों का नहीं है, अगर वो होते तो नताइज मज़ीद भयानक निकलते, और ये एक तलख हकीकत है, वो बड़े काम करने वालों में से हैं। यहाँ तो बस 1-2 इंडियन थे और वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। असल मसला तो ये है कि हम लोग अभी तक बेखबर हैं कि ये काम करने वाले आखिर कौन हैं, और यहाँ अगर हमारी सारी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। सदारती कुर्सी पर बैठा बंदा ठंडे लहजे में बोला तो सब इसकी बात से मुत्तफिक नजर आए। तो इसका क्या हल है मिस्टर डेविड ग्रेट? हमें कैसे पता चलेगा कि ये करने वाले कौन हैं और वो हमारे हाथ कैसे आएंगे? वही यहूदी बंदा बेचैनी से बोला तो सदारती कुर्सी पर बैठा शख्स जिसका नाम डेविड ग्रेट था
और जो एक तासुब पसंद यहूदी था इन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगा। वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है ना, प्रेजेंट अ शीप टू कैच अ लाइन यू हैव टू, यानी कि एक शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चारे के तौर पर भेड़ पेश करता है। तो हमें भी ये पता लगाने के लिए कि वो कौन लोग हैं जो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, कोई ना कोई चारा डालना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी नज़रें असल में इस शेर पर होनी चाहिए जो हमारा शिकार कर रहा है। डेविड मुस्कुराते हुए बोला तो सामने मौजूद सब नफूस सर हिला कर रह गए। हम बस चारा डालेंगे, अब वो जो भी हुए सीधा हमारे फैलाए हुए जाल में आ फंसेंगे। एक मरतबा पता चल गया कि वो कौन है तो फिर हम इन्हें भी वैसे ही डील कर लेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। डेविड मगरूर अंदाज में हंसते हुए बोला तो सबकी हंसी इसकी हंसी में शामिल हो गई। ये एक मुल्क तो हमारे लिए मसला ही बन गया है। मेरा ख्वाब है कि हम इस नक्शे पर से इसका नाम ही मिटा दें, लेकिन हर बार हमें मुँह की खानी पड़ती है। और मैं ये अफसोस से कहता हूँ कि सबसे बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद भी हम हमेशा इनके हाथों उल्लू बन जाते हैं। एक और अंग्रेज़ ने बहस में हिस्सा डाला जो अमेरिकन लग रहा था। ये इसलिए है कि वो हमारी अलिफ-बे से वाकिफ़ हैं और सबसे बढ़कर वो मुसलमान हैं जो मरना अपने मज़हब का सबसे बड़ा फरीज़ा समझते हैं। अब जो मौत से नहीं डरता वो हमारे लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। डेविड पुरसोच अंदाज में बोला तो सब इसकी बात सुनते हुए मुतफ़िक्र हो गए और फिर दोबारा से सर जोड़े किसी बहस में मसरूफ़ हो गए। वो तैमूर के साथ अपने घर के पीछे बने लॉन में फूल के किनारे बैठा हुआ था। सर्द हवा चल रही थी, लेकिन इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो हाथों में ब्लैक कॉफ़ी थामे इस सर्दी को एंजॉय कर रहे थे। ये क्या सीन था बॉस? मैं इस वक्त तो कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। लेकिन अब बताओ, इनाया वहाँ क्या कर रही थी? क्योंकि इस जैसी लड़की की वहाँ शुरफा की महफिल में जाने की कोई तुक नहीं बनती। तैमूर इसे बगौर देखते हुए पूछ बैठा। कहना क्या चाहते हो ब्रो, खुलकर बात करो। वो तैमूर को देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला। मेरा ये मतलब है कि ये तू किन चक्रों में पड़ गया है? इसके लिबास से लेकर इस पार्टी तक कुछ भी तो ठीक नहीं था। आखिर असल बात तैमूर की ज़ुबान पर आ ही गई। वो इसे देखकर मुस्कुराने लगा। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं दोस्त, ये सब कुछ इसकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। वो मुस्कुराते हुए बोला और फिर एक सर्द आह भरते हुए शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी तैमूर को सुना दी। अब कुल मिलाकर ये कि वो नहीं चाहती, लेकिन इसका बेवकूफ़ बाप पता नहीं उजड़ जाने वाले रिश्तों में क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में वो बोला तो तैमूर तासुब से सर हिलाने लगा, यानी कि ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर। मतलब वो एक टिपिकल मजलूम लड़की है और तू खुदाई खार बना इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तैमूर हंसते हुए एक कदद मुहावरा जोड़ गया तो वो इसे घूर कर रह गया। एक तो तेरे मुहावरे मेरी मिट्टी पलीद करने के चक्कर में लगे रहते हैं और भाई ये खुदाई खार इसके इश्क में घुटनों तक डूबा हुआ है। और जब मैंने ये महसूस कर लिया कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, तभी मैंने इसे इस दलदल से निकालने का फ़ैसला किया। इसे अब गुस्सा आ रहा था। अच्छा भाई, नाराज़ ना हो, लेकिन अगर वो इनकार कर देती है तो किसके बाप में हिम्मत थी कि इसे ज़बरदस्ती ऐसा ड्रेस पहनाता जिसे छुपाने के लिए तुझे अपनी जैकेट गिरवी रखवानी पड़ती। तैमूर कुछ ऐसे लहजे में बोला कि इसकी हंसी निकल गई और फिर वह हंसता ही चला गया। हंस लो भाई, आज तो मैंने अल्लाह माफ़ करे वो मंजर देखे हैं कि बस कानों को हाथ लगा रहा हूँ। भाई तेरी ख्वाहिश में भी बड़ा असर है। तूने कहा था ना कि तुझे भी ऐसी लड़की मिलेगी जो तेरी तरह खाती होगी और होटल वाले ढूंढेंगे कि बाकी के लोग कहाँ हैं, तो देख ले मिल भी गई तुझे। तैमूर हंसते हुए बोला, लेकिन वो किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। अब कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है और अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे सामने वो लोग इसकी बलि चढ़ा देंगे। वो मुतफिकर लहजे में बोला तो तैमूर भी परेशानी से इसे देखने लगा। सबसे पहले तो मुझे इस लड़के का को बंदोबस्त करना है क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ रहा है। बाद में इसके घर वालों को भी देख लूँगा। वो एक नुक्ते पर पहुँचते हुए बोला तो तैमूर ने इसकी बात काटी। ऐसी वाशलों को हमारे लिए छोड़ दे, तू बस अपने काम और अपनी मोहब्बत पर कंसंट्रेट कर, इसे मैं और इमरान ही संभाल लेंगे। तैमूर ने इसे यकीन दिलाया तो वो इसे मशकूर नज़रों से देखने लगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। वो कॉफ़ी का मग चेयर्स करने के अंदाज में उठाते हुए बोला तो तैमूर कवरनश बजा लाया। बस समझता हूँ सब, जितनी तूने मेरे और ईशल के लिए मेहनत की है इतना तो मेरा फ़र्ज़ बल्कि हक बनता है यार। तैमूर इसे अकीदत से देखते हुए बोला तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया। देख लो फिर अल्लाह ने मुझे फल भी कैसा दिया, समझो छप्पड़ फाड़ कर ही दिया है। वो इनाया को याद करते हुए बोला तो तैमूर भी इसकी हाँ में हाँ मिला कर रह गया। वैसे ठीक ही कह रहा है तू, वाकई में तुझे हीरा ही मिला है, भला की मासूम और ख़ूबसूरत। तैमूर खुश होते हुए बोला तो इसकी बात सुनते हुए मुस्कुरा दिया। वो बेड पर सर झुकाए बैठी हुई थी और आसमा बेगम इसके सामने खड़ी इसे बगौर देखे जा रही थी। सैंडल इसके दूर पड़े हुए थे और बिस्तर पर सुल्तान की एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की जैकेट अजीब से अंदाज में फैली इन दोनों का मुंह चिढ़ा रही थी। कौन थे ये लोग इनाया?
तुम तो इस जवाद के साथ नहीं गई थी? आसमा बेगम इसे अजीब से अंदाज में देखते हुए बोली तो एक सर्द आह भरते हुए इसने सर उठाया। फरिश्ते थे ये, आज समझे मेरा काम हो ही जाना था अगर मैं इन्हें मैसेज करके ना बुलाती। तो आसमा बेगम को देखते हुए बोली तो वो नासमझी से इसे देखेगी। एक तो ये लिबास देख लें जो मैंने पहना हुआ है, ऊपर से वो महफिल जिसमें जवाद साहब मुझे लेकर गए थे, और फिर वहाँ दोस्तों के साथ मिलकर जाने किन किन नशों में मशगूल हो गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। वो तो शुक्र है कि मैंने टाइम से सुल्तान को मैसेज कर दिया और वो आ भी गया, वरना आपकी बेटी आज नशे की हालत में अपना सब कुछ लुटा कर यहाँ बैठी रो रही होती। वो आसमा बेगम को सारा माजरा सुनाते हुए बोली। उफ़ या अल्लाह तेरा शुक्र है। आसमा बेगम दुआया अंदाज में हाथ उठाते हुए बोली तो वो बेबसी से बस इन्हें देखे गई। और ये मोहतरम सुल्तान कौन है? आसमा बेगम के दिमाग में ये एक नाम फंस कर रह गया। कोई भी नहीं मामा, या फिर सब कुछ? वो खिलाव में घूरते हुए बोली तो आसमा बेगम इसके पास वहीं बैठ गई। इधर तुम्हारी शादी की बात चल रही है इनाया, और इधर तुम किसी और से बात चला रही हो। ये क्या कर रही हो तुम? आसमा बेगम सिर्फ इसे समझा ही सकती थी जो वो कर रही थी। मामा, इसने हर मोड़ पर मेरी हेल्प की है। रात 9 बजे से मैं इसके साथ हूँ, और आप यकीन करें इस हाल में भी सही सलामत वापस लौटी हूँ। वो अपने लिबास की जानिब इशारा करते हुए बोली जो छुपा कम और दिखा ज़्यादा रहा था। तो आसमा बेगम खामोशी से इसके लिबास का जायज़ा लेने लगी। ये जैकेट देख रही हैं, ये इसी सुल्तान की है जिसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जैकेट उतार कर दे दी और ख़ुद ठंड में खार होता रहा। वो बेड पर पड़ी जैकेट की जानिब इशारा करते हुए बोली तो आसमा बेगम लाजवाब सी हो गई। देखने में तो वह किसी बदमाश से कम नहीं लग रहा था। बड़े बड़े बाल, खुले हुए बूट, फटी हुई जीन्स, और जैसे अकड़ कर खड़ा था। मुझे तो देखकर ही झुरझुरी आ गई। आसमा बेगम सुल्तान का हुलिया याद करते हुए बोली तो बस इतनी ही तावील पेश कर पाई जिस पर वो फीका सा मुस्कुरा दी। मामा, हुलिये से तो जवाद भी बड़ा मासूम दिखाई देता है, बल्कि इस पर तो किसी लड़की होने का गुमान होता है। अंत मचाई हुई है इसने वहाँ। भांत भांत की लड़की इससे मिलने के लिए आ रही थी, और मुझे तो ये भी पता लगा है कि असल में वो बिजनेस मैरिज कर रहा है। वो पुरस्कार से अंदाज में बोली और सवेरा से हुई सारी गुफ्तगू आसमा बेगम के गोश गुजार कर दी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? आसमा बेगम दिल छोड़ते हुए बोली। होना क्या है? सुल्तान है मेरी फ़िक्र करने के लिए, सब ठीक ही होगा। और मुतमईन से लहजे में बोली तो आसमा बेगम इसे देखेगी। देख लेना इनाया, आजकल ठीक दौर नहीं चल रहा, और तुम हो कि यूं ही किसी पर एतबार करके बैठ गई हो। खुद को एक बार शीशे में बगौर देख लेना और फिर फैसला करना। आसमा बेगम जाने क्या कहना चाह रही थी जिसे वो कुछ कुछ समझ रही थी। ओ मामा, बेफिक्र रहें, मुझे बेहतर पता है कि मुझे कब क्या और कैसे करना है। वो उठते हुए बोली क्योंकि इसे इस लिबास से जान छुड़वानी थी। अपने पीछे बैठी आसमा बेगम को बगैर देखे भी वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो इसके लिबास को देखते हुए क्या तासुर कायम करने की कोशिश कर रही हैं, मगर वो खामोशी से वॉशरूम में चली गई। वो सब लोग एक मरतबा फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे, और सामने डाइस के पीछे खड़े सेक्शन कमांडर इन्हें ब्रीफ कर रहे थे। हमारे 2 मिशन हमारी सोच से भी ज़्यादा जल्दी और आसान तरीके से सरअंजाम पा चुके हैं। इन दोनों मिशन में आप दोनों टीमों का भरपूर रोल रहा है, और ये आपकी मेहनत और काविशों का ही नतीजा है जो हमें हाई कमांड की जानिब से भरपूर सहारा मिला है। सेक्शन कमांडर अब सबकी जानिब देखते हुए बोले तो इसे खुद को इस टीम का हिस्सा होने पर फ़ख्र महसूस हुआ। मैं अल्फ़ा 1 का जिक्र करते हुए कहूँगा कि जैसे इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरहद पार से अपने दुश्मन को काबू करते हुए यहाँ तक का सफ़र किया, ये गैर मामूली सलाहियत की आला मिसाल है। सेक्शन कमांडर इसकी जानिब देखते हुए बोले तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। ब्रावो 1 ने भी जैसे इसकी मदद की वो भी आप सब ने देखा, और मैं ऐसी केमिस्ट्री आप सब के दरमियान चाहता हूँ कि एक दूसरे से बगैर कहे आप बात भी समझ जाएँ और मकसद भी। सेक्शन कमांडर बारी बारी इन दोनों की जानिब देखते हुए बोले तो सब सर हिलाकर रह गए। याद रखिएगा, दुश्मन पे दर पे नाकामियों के बाद नीचे नहीं बैठेगा। हमें बैक वक्त एक नहीं बल्कि कई दुश्मनों से सामना है। अब मज़ीद एहतियात की ज़रूरत पेश आ गई है, क्योंकि अब हमारी एजेंसी ने भी रिपोर्ट दे दी है कि बड़ी क़ुव्वतें इस खेल में कूदने के लिए पर तोल रही हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और सेफ्टी फर्स्ट के असूलों पर अमल करें, क्योंकि इन तमाम गोहरे नायाब में से अगर एक हीरा भी कम हुआ तो पूरा हार बेकार सा होकर रह जाएगा। सेक्शन कमांडर अपनी बात ख़त्म करते हुए बोले और कोट उठाते हुए कमरे से बाहर निकलते चले गए। वो अपनी सीट से उठा और ब्रावो 1 के पास चला आया, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ जनाब, किस सोच में डूबे हुए हो? वो ब्रावो 1 को देखते हुए आम से अंदाज में बोला। भाईजान, खबरें बड़ी होशरुबा हैं। ब्रावो 1 इसे देखकर एक सर्द आह भरते हुए बोला, लेकिन वो खामोशी से इसे देखता रहा। हंगामी इजलास बुलाया गया है। बड़े बड़े साइलेंट मेंबर्स वहाँ पहुँचे हुए थे। हमारी तलाश में अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला भी किया गया है। ब्रावो 1 इसे देखकर जुर्जुरी लेते हुए बोला, तो आने दो, हम यहाँ कौन सा उबले हुए अंडे बेचने बैठे हैं। वो अभी भी नॉर्मल ही था। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता?
इससे रहा न गया तो ब्रावो वन से पूछ बैठा, भाईजान दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है हमारी, अब इतनी सी बात भी पता न लगे तो क्या फ़ायदा फिर। ब्रावो वन हंसते हुए बोला तो इसकी अपनी भी हंसी निकल गई। अभी इनकी मीटिंग का मतन तो नहीं मालूम, लेकिन इरादे ख़तरनाक ज़ाहिर किए गए हैं। ब्रावो वन बेचैनी से बोला तो आंखें बंद किए गहरी सोच में डूब गए। वो एक अंग्रेज़ी कहावत सुनी है तुमने? वो ब्रावो वन को देखते हुए बोला तो वो इसे मुंतज़िर नज़रों से देखने लगा। अगर शेर और भेड़ एक ही जगह सो जाएं तो वाहिद भीड़ होता है जो डर के मारे सारी रात जाकर गुजारता है। वो लोग डरे हुए हैं और इनका डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो यकीनन कुछ चारा डालकर हमें एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने अपने आप को यकीनन जाहिर किए बगैर अपने असल मिशन में लगे रहना है। जल्दी या बदेर तुम देख लेना कि कोई छोटा मोटा सा वाक़या होगा जिसकी कोई तुक नहीं बनती होगी। ये असल में इनका फैलाया हुआ जाल होगा, हमें बस मुहतात रहना है। वो ब्रावो वन को समझाते हुए बोला तो इसके दिमाग में उलझी हुई सारी गुत्थियाँ सुलझती चली गईं। यार तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा बैठा है जो तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देता है? ब्रावो वन इसे देखते हुए बोला। इसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया महसूस हो सकते थे। बस इसे शक का कीड़ा कहते हैं और ये कीड़ा बड़ा ही दूरअंदेश होता है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो ब्रावो वन भी इसके साथ ही हंस पड़ा और दोनों अपनी फाइलें उठाते हुए अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। सुबह वो थोड़ा लेट उठी और अभी वो फ्रेश होने जा रही थी कि इसे नीचे लाउंज में अरबाज साहब और जवाद के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आईं और फ़ौरन ही पैरों में फिरकी बनी हुई चप्पल डालते हुए खुद को गर्म शाल में लपेटती दरवाज़ा खोलकर बालकोनी से नीचे झांकने लगी। लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है लड़के। तुम्हारा बाप भी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं करता जैसे तुम बोल रहे हो। इसे अरबाज साहब गुस्से में कहते नजर आए। ताया जी मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, बस थोड़ा जज्बाती हो गया था, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। जवाद फ़ौरन ही पटरी बदलते हुए बोला तो अरबाज साहब इसे देख कर रह गए। मेरी नाया से शादी की बात चल रही है, हालांकि मुझे भी किसी की कोई कमी नहीं है, मगर माँ बाप की ख्वाहिश के आगे मैंने खामोशी से सर झुका लिया। कल मैं इनाया को आपकी इजाज़त से अपने साथ लेकर गया था, लेकिन वहाँ से वो किसी और के साथ निकल गई। अब मुझे इनाया बस ये बता दे कि वो कौन है जिसके साथ वो गई थी। इसे हैरत हुई थी जवाद की ये तेज़ी देखकर। कैसे इसने इसे जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं बताती हूँ कि मैं किसके साथ थी। वो गुस्से में खोलती हुई ऊपर से बोली और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आने लगी। इनाया बेटा तुम वापस जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरबाज साहब ने इसे वापस भेजना चाहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनाया और जवाद एक दूसरे से मुँह मारी करें। बाबा अब मेरा बोलना बनता है। ये यहाँ खड़ा मुझ पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो मेरा बोलना अब बनता है। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और जवाद के सामने तन कर खड़ी हो गई। क्या इसने आपको ये बताया कि ये वहाँ मुझे किसी और के आसरे पर छोड़कर खुद नशा करने के लिए भाग गया था? वो जवाद की आंखों में देखते हुए अरबाज साहब से मुखातिब हुई तो जवाद थूक निकल कर रह गया। वो जवाब में कुछ कह नहीं चाहता था कि इसने हाथ उठाते हुए इसे रोक दिया। रुको अभी ज़रा थोड़ा सब्र करो। वो गुस्सीले लहजे में बोली तो जवाद चुप होकर रह गया कि मुझे वहाँ छोड़ते हुए खुद भाग गया और इसका एक से एक लफंगा दोस्त वहाँ मुझसे दोस्तियाँ लगाने की भरपूर कोशिश करता रहा। फिर जनाब कहीं ज़्यादा डोज लेते हुए उलट गए और मुझे तन्हा ही कर दिया। और फिर इसका एक और दोस्त वहाँ चला आया और बहला फुसला कर मुझे एक तरफ को ले गया। तो वो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अपने कुछ जानने वाले नज़र आ गए और मैं इनके साथ वहाँ से निकल आई, वरना तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे लेट डाउन करने में। वो जवाद की आंखों में देखते हुए आधी बात बता गई थी। जवाद इसके सामने से हटते हुए अरबाज साहब के सामने चला आया। ये झूठ बोल रही है ताया जी, मैं कहीं नहीं भाग गया था। जवाद कमज़ोर सा एहतजाज करते हुए बोला तो वो फिर से घूम कर इसके सामने चले आई। बता दूँ ये शहजाद कौन है और बता दूँ कि सवेरा ने मुझे क्या क्या बताया है। वो धीमी आवाज़ में बोली तो जवाद बिल्कुल ही टूट गया। बेहतर यही है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना मैंने कल रात की एक एक बात यहाँ उगल देनी है। और जवाद के कान में सरगोशी करते हुए बोली तो वो खामोशी से बाहर निकल गया। अरबाज साहब इसे रोकते ही रह गए, लेकिन इसने किसी की न सुनी। रहने दे बाबा, ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि इस पर एतबार किया जाए। मेरी नज़रों में ये ज़माने का सबसे गिरा हुआ इंसान है। वो अरबाज साहब के सामने आते हुए बोली तो वो खामोश होकर रह गए। मैंने एक कोशिश की थी इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की, और वो भी तुम दोनों की आपसी गलत फहमियों की नज़र होने को है। अरबाज साहब अफसोस से बोले तो इसे इनकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मामा अब आप ही इनको समझाएं। मैं चाह कर भी इन्हें बता नहीं सकती कि वो किस कदर घटिया गिरे हुए लोग हैं। वो शदीद गुस्से में आ गई थी, इसलिए रूहान से लहजे में बोली और आंखों में आए आंसू अंदर ही उतारते हुए वापस अपने कमरे की जानिब चल पड़ी।